नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव परिणाम आपके सामने हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस तरह से जेल में डाल दिया गया था, आप सबको याद है ना। किस तरह से पूरी कोशिश की गई कि महाराष्ट्र की तरह उनकी पार्टी भी टूट जाए और वहाँ भी बीजेपी किसी तरह सत्ता का रास्ता खोज सके, लेकिन यह नहीं हो पाया। महाराष्ट्र में बीजेपी तमाम मुश्किलों के बावजूद अपना किला बचाने में कामयाब रही। महाराष्ट्र में बीजेपी के तमाम नेता चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन आज का यह वीडियो इस पर नहीं है। आज का यह वीडियो है कि महाराष्ट्र चुनाव किसके नारे, इशारे और किसकी लाइन पर लड़ा गया और जीता गया, और आने वाला भविष्य किस तरफ आपको ले जाएगा। आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है। महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर लड़ा गया। केवल लड़ा ही नहीं गया, इस चुनाव की पूरी टोन, इस चुनाव की पूरी धुन इसी नारे के आसपास बुनी गई, तैयार की गई। आपको याद है, देवेंद्र फडणवीस लगातार चुनाव में इसे दोहराते रहे कि बटेंगे तो कटेंगे, और बाद में उन्होंने इसे एक हैं तो सेफ हैं को लगातार दोहराया। इतना ही नहीं, बीजेपी के ही पंकजा मुंडे और गठबंधन सहयोगी अजीत पवार ने जब कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, तब भी फडणवीस पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा यही चलेगा, और पंकजा मुंडे और अजीत पवार इसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं। तो अब यह समझना जरूरी है कि देवेंद्र फडणवीस जमीन पर क्या महसूस कर रहे थे और उनकी सरकार किस तरह से जमीन पर सांप्रदायिकता को हवा देने का काम कर रही थी, और उसके परिणाम कैसे आएंगे, इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, कितने आश्वस्त थे। नवभारत टाइम्स की वेबसाइट बताती है कि योगी ने 5 से 18 नवंबर तक महाराष्ट्र में 11 रैलियां की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से थोड़ी ज्यादा हैं। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव योगी के बटेंगे तो कटेंगे पर केंद्रित रहा। यह बात अलग है कि झारखंड में उसका प्रभाव नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चांदी की परत लगाकर इसे एक है तो सेफ है में बदल दिया। योगी आदित्यनाथ ने जब यह नारा दिया तो यह बात महाराष्ट्र चुनाव से थोड़ी पहले की है। इस पर सबसे पहली और बड़ी मोहर आरएसएस ने लगाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह नारा एक सच्चाई है, यह नारा देश की जरूरत है, एकजुट रखने के लिए है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद से ही बीजेपी के नेता इस नारे को आगे ले जाने का काम अलग अलग स्तरों पर करने लगे। खासतौर पर आईटी सेल ने तो सोशल मीडिया पर पूरे वीडियोस बनाना, क्लिपिंग बनाना, लोगों की क्लिपिंग को उसके हिसाब से तोड़ मरोड़ करके आपके दिमागों में भरने का काम वो लगातार करते रहे। आज जब बीजेपी की 120 से ज्यादा सीटों पर जीत निश्चित हो गई, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर लिखा, एक हैं तो सेफ हैं, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने बहुत चतुराई से योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में कहा कि ध्रुवीकरण का प्रयास असफल हो गया। हम इसीलिए आपको गोदी मीडिया से लगातार आगाह करते हैं, क्योंकि जब मीडिया केवल माइक में बदल जाता है तो वह सवाल नहीं पूछता है। किसी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं पूछा कि मिस्टर फडणवीस, आप इस तरह के बयान कैसे दे रहे थे जबकि आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। तो उप मुख्यमंत्री होते हुए आप कैसे इस तरह के भाषण दे रहे हैं। आपको याद होगा, जब अयोध्या में राम मंदिर की पूजा अर्चना हुई, उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ तो अपनी तरह से बयान दे ही रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़ चढ़कर हिंदू अस्मिता को अपने शब्दों में नए नए रूपों में नफरत के साथ
जनता के दिमाग में भरने का काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में यह जीत किसी योजना की जीत नहीं है, जैसा मीडिया आपको बता रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा कि लाडली बहना योजना चलाई गई और उसमें चुनाव से ठीक पहले करोड़ों महिलाओं को पैसे दिए गए। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की योजना चली, लाडली बहना की तर्ज पर ही योजनाएं चलाई गईं और 2 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को उसकी 3 किस्तें दी गईं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा थी। महाराष्ट्र में जो मिले हैं उनका एक बड़ा मुद्दा है, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था, किसानों की जान देने का मामला महाराष्ट्र में बहुत बड़ा है। किसानों के संघर्ष जारी हैं। आपको किसान आंदोलनों की रैलियां याद होंगी। यह सब कुछ बीते 5 साल में इसी सरकार में हुआ था। महाराष्ट्र सरकार में हुआ, केंद्र में जब बीजेपी की सरकार है तब यह सब हुआ। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जानते थे कि इसको काउंटर करने का केवल एक तरीका है कि लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम इतना बड़ा कर दिया जाए कि दूसरी सारी चीजें पीछे छूट जाएं। आर्टिकल 14 एक जरूरी वेबसाइट है, अंग्रेजी में यह वेबसाइट है और इसकी रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स बहुत उपयोगी होती हैं। अगर आप इससे परिचित ना हो तो जरूर इसे देखें। आर्टिकल 14 वेबसाइट के लिए पत्रकार कुणाल पुरोहित ने महाराष्ट्र में सांप्रदायिकता के उभार और उसके सामाजिक राजनीतिक प्रभाव पर एक शानदार रिपोर्ट तैयार की है। कुणाल की यह रिपोर्ट 25 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुई थी, जो बताती है कि महाराष्ट्र में 9 महीने में, इसका मतलब है अक्टूबर में यह रिपोर्ट आई तो 2023 के शुरुआत से और अक्टूबर तक लगभग 9 महीनों में 41 सांप्रदायिक घटनाएं हुई, जिनमें हिंसा, मॉब लिंचिंग, मस्जिदों का घेराव, उनमें तोड़फोड़, मुसलमान विरोधी रैलियां शामिल हैं। महाराष्ट्र में सतारा से लेकर अहमदनगर और अलग अलग इलाकों में लगातार सांप्रदायिक तनाव को बनाए रखा गया ताकि उसकी आंच पर सत्ता सुनिश्चित की जा सके। कुणाल की रिपोर्ट यह भी बताती है कि महाराष्ट्र में देश भर में सबसे ज्यादा हेट स्पीच यानी नफरती भाषण हुए। 2023 के पहले 6 महीनों में 74 हेट स्पीच हुई। यह देश भर में रिपोर्ट की गई। इसी अवधि में 225 हेट स्पीच का लगभग 30% है। इसका मतलब हुआ हर दिन लगभग औसतन 2 से 2.5 हेट स्पीच हुई, एवरेज में हुई। इसका मतलब है कि हर दिन लगभग किसी दिन 2, किसी दिन 3 हेट स्पीच 2023 में लगातार चलती रही जब तक यह रिपोर्ट बनाई गई। और हमने देखा कि कैसे उसके बाद हेट स्पीच बढ़ती ही गई। आपको याद दिलाना जरूरी है कि 1 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच बेहद गंभीर समस्या है और देश भर की सरकारों को आदेश दिया था कि इन मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर एक्शन लें और औपचारिक शिकायत का इंतजार ना करें। लेकिन देश भर में सरकारें ऐसा करती हुई नजर नहीं आती, खासतौर पर ज्यादातर राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है या वो गठबंधन में है। इसी तरह महाराष्ट्र पुलिस ऐसा करती हुई नजर नहीं आई। हेट स्पीच, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के लिए माहौल तैयार करने का काम करती हैं। उसका सबसे सरल तरीका है। महाराष्ट्र और देश के सुपरिचित राजनीति विज्ञानी सुहास पलिस्कर कहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस ने दूसरे राज्यों की टेम्पलेट को कॉपी कर लिया है। यानी जिस तरह से दूसरे राज्य की पुलिस इस तरह की हेट स्पीच पर राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं करती, उसी तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने भी एक किस्म की चुप्पी ओढ़ ली है। देवेंद्र फडणवीस बांटने की राजनीति पर कायम रहने वाले महाराष्ट्र के इकलौते प्रमुख चेहरे नहीं हैं। बीजेपी में ऐसे नेताओं की लंबी सूची रही है। नीतेश राणे के पिता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हैं और नीतेश लगातार
सांप्रदायिक बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। और आप सोचें कि किस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने वोट किया है। नीतेश राणे लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं और 58,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। इसीलिए हमने उस दिन वह वीडियो तैयार किया था कि फिर भी हिंदू क्यों खुश हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राणे को शक्ति कहां से मिली है। और ऐसे तमाम नेता जो सांप्रदायिक मुद्दों पर लगातार मुसलमानों को डराने धमकाने का काम करते हैं, मूल मुद्दों से दूर ले जाने का काम करते हैं, बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर आए हैं। नीतीश के भाषण में मुसलमानों को भारत के लिए खतरा बताने और उनको ही संविधान के लिए खतरनाक बताने की एक थीम होती है। नीतीश ने अपने कुछ बयानों में लगातार इस बात को दोहराया कि मुसलमान किस तरह से देश पर कब्जा कर लेंगे और 2047 तक संविधान को खत्म कर देंगे। आप सोचिए, एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता 2047 में एक नया विजन लेकर आने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश जैसे नेता लगातार हेट स्पीच देते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देवेंद्र फडणवीस और नीतीश राणे जैसे नेता उसी राह पर हैं जो राह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में दिखाई थी। मंगलसूत्र से लेकर भैंस और रोटी बेटी छीनने तक का डर। आपको याद है ना किस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के भाषण शुरू हुए थे और बाद में हमने उनको महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में भी देखा। तो बीजेपी के नेता उसी रास्ते पर हैं जो रास्ता उनको प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है। महाराष्ट्र पर कब्जे के लिए बीजेपी ने केवल चुनाव आयोग का इस्तेमाल नहीं किया, पार्टियों को तोड़ने में भी किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया। आपको याद है, ऐसे तमाम नेता जो अलग अलग पार्टियों में थे उन पर मुकदमे थोपे गए। अजीत पवार खुद शामिल हैं जिन पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए गए। कांग्रेस के अशोक चौहान पर आरोप लगाए गए। प्रधानमंत्री भाषणों में उनका मजाक उड़ाते हुए देखे जाते थे। लेकिन जैसे ही यह दोनों नेता बीजेपी में आ जाते हैं, उनके गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो ईडी सीबीआई सबका इस्तेमाल किया गया। चुनाव आयोग का इस्तेमाल शिवसेना को तोड़ने में किया गया, एनसीपी को तोड़ने में किया गया। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि इन दोनों पार्टियों को बनाने वाले नेताओं से उनकी पार्टी छीन ली गई और उनको दूसरे चुनाव चिन्ह पर खड़ा होकर चुनाव लड़ना पड़ा। डरा धमका कर नेताओं को अपने पक्ष में किया गया और जो नहीं माने उनको जेल भेज दिया गया। आपको याद है ना, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहे। इन दोनों नेताओं की यही गलती थी कि उन्होंने बीजेपी की शर्तों या उनके लालच, प्रलोभन और उनके साथ आने को नहीं चुना। इसलिए झारखंड में हेमंत की जीत एक कमाल की जीत है और उसको एक संघर्ष के रूप में याद रखना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला सुनाया है, क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने सांप्रदायिक प्रचार और नफरत के एजेंडे को स्वीकार कर लिया है? क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ की उस राजनीति को स्वीकार कर लिया है जो लोकतंत्र और संविधान के लिए साफ तौर पर खतरा है? योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से अब जनता को पार पाना होगा। जनता कैसे पार पाएगी हमें नहीं मालूम, लेकिन जनता चुप रहकर और ऐसे नेताओं को अपना समर्थन देकर इस चुनौती से पार नहीं पा सकती। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए। आपके साथ के बिना हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा सकते। नमस्कार।